Carboxylic acid. Properties of carboxylic acid. फिजिकल प्रॉपर्टी। पहली बात कलर की है, तो जो छोटे छोटे या जो भी एलिफेटिक यानी ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। और कल शायद किया था हमने, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो उनकी पंजन आदर होती है, यानी जब आप इनको सूंघेंगे तो आपको घुटन फील होगी, गले में जो है चुभन फील होगी। और ये जो घुटनपन है ये आहिस्ता 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 कम होती जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जितना छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। यानी अगर हम आर्डर देखें तो फार्मिक एसिड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए किसके साथ? एसिटिक के साथ। एसिटिक की ज्यादा होनी चाहिए किसके साथ? प्रोपायनिक के साथ। प्रोपायनिक की ज्यादा होनी चाहिए किसके साथ? ब्यूटायरिक एसिड के साथ। चलिए लिख के जान पड़ाते हैं, ब्यूटायरिक एसिड के साथ ज्यादा होनी चाहिए। यानी जितना ये हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा, वाटर रिपेलेंट पार्ट बढ़ता जाएगा, उतना सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। एसिटिक एसिड के लिए ये है कि इट इज मिसिबल इन अल्कोहल, ईथर और एसीटोन। सॉरी, वाटर। तो वाटर, अल्कोहल और ईथर में एसिटिक एसिड जो है वो मिसिबल होता है, यानी जितने प्रोपोर्शन में चाहें आप मिक्स करें। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, तो क्योंकि ये खुद पोलर कंपाउंड है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होता है? देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है R डबल बॉन्ड O, उसके बाद OH। तो ऑक्सीजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है नेबरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो इनमें इनकी जो पोलैरिटी है वो अगर अल्कोहल से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें दो पोलर साइट है, एक कार्बोनाइल ग्रुप और दूसरा हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। नीचे आप देख सकते हैं। बॉन्डिंग पॉइंट की बात करें, अच्छा सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये जो छोटे छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वो ज्यादा सॉल्युबल होंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है। बॉन्डिंग पॉइंट की बात करें तो कंपेयर टू अल्कोहल्स कि अगर आपके पास इथाइल अल्कोहल है या आपके पास जो है इथेनोइक एसिड है, दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में फर्क होगा। अब इथाइल अल्कोहल की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 78 डिग्री, 78, जबकि इसकी है 118 डिग्री। तो ये इतना फर्क क्यों है? क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसकी जो पोलैरिटी और आयनिक कैरेक्टर है वो अल्कोहल से क्या होता है? ज्यादा। क्यों ज्यादा होता है भाई? कि अल्कोहल में एक ही पोलर ग्रुप है ROH, इसमें दो RC डबल बॉन्ड OH। तो ये बॉन्ड भी पोलर है और ये बॉन्ड भी पोलर है। तो इसकी पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट सेम कार्बन वाले अल्कोहल से क्या होगी? ज्यादा होगा, अल्कोहल से ज्यादा। तो वो क्या कहता है कि कंपेयर टू अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर पोलर and have higher tendency to form hydrogen bonds among themselves. As a result, carboxylic acid generally have higher boiling points. और दूसरी बात कि जब आप इनको किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, नॉन पोलर, पोलर में नहीं, पोलर में क्योंकि इसका जो OH ग्रुप है और कार्बोनाइल ग्रुप है वो हाइड्रोजन बॉन्ड में यूटिलाइज हो जाएगा। अगर आप इनको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो ये आपस में जो है 6 मेंबर साइक्लिक रिंग में स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। पर किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये एज अ 6 मेंबर जो है डायमर यानी दो जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े होंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। इस वजह से इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होती है? ज्यादा। चलिए भाई इसको सेव करते हैं, आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये है अपने बुक की पेज, बस दूसरी एक्स्ट्रा पेज कुछ पंजाब और सेंट्रल के बुक से लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो भाई कॉमन एसिटिक एसिड जो होता है नॉर्मली जो हमारे सिलेबस में वो एसिटिक एसिड है, तो वो कलरलेस लिक्विड होता है, हैविंग शार्प विनेगर स्मेल एंड सोर टेस्ट। अब एसिड सारे खट्टे होते हैं, नई बात नहीं है। तो कोई भी आप अगर एसिड चख के देखेंगे तो वो आपको खट्टा, जायके में वो खट्टा होता है। ठीक है, ये ना हो कि आप सल्फ्यूरिक उठा के टेस्ट करें कि चख के देखें भाई, ठीक है, तो फिर वो डॉक्टर आपका इलाज करके बताएगा तो भाई कैसा था, आप बोलेंगे खट्टा था और तीखा था। तो एनहाइड्रस एसिटिक एसिड is a crystalline or hygroscopic solid.
अब एनहाइड्रस एसिटिक एसिड क्या होगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। यानी अगर आपके एसिटिक एसिड में पानी मौजूद नहीं है या दो एसिटिक एसिड मिलकर उनसे वाटर हमने निकाल लिया है तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा, वो हाइड्रोस्कोपिक होगा। मतलब क्या हुआ कि वो एटमॉस्फेयर से वाटर क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इट फ्रीजेस एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड लाइक अ ग्लासी मास। इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो जो एसिटिक एसिड है अगर उसका हम टेम्परेचर, वैसे इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है 118 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर हम टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। और इसकी जो अपीयरेंस है वो ग्लेशियर की बर्फ की तरह होती है, इस वजह से इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। Among aliphatic acids, first four members are very soluble in water due to hydrogen bonding. कि अगर जो ओपन चेन वाले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर उसमें अप टू 4 कार्बन एटम यानी अप टू ब्यूटारिक एसिड और ब्यूटानिक एसिड ये पानी में ज्यादा डिसॉल्व होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो सब में होता है, पर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो हाइड्रोफोबिक पार्ट डोमिनेंट होता जाएगा, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। The acetic acid is miscible with water, ether and alcohol. तो एसिटिक एसिड को आप ईथर में डालें या वाटर को ईथर में डालें, वाटर को एसिटिक एसिड में डालें या किसको, कौन सा ईथर है, अल्कोहल है, इन तीनों सॉल्वेंट में एसिटिक एसिड बिल्कुल ऐसे मिक्स हो जाएगा, फर्क नहीं होगा, कभी कोई सॉल्यूट कभी कोई सॉल्वेंट, तो इस तरह से यानी कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिलेटिवली हाई ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्ड देखें अल्कोहल्स में भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो अमाइंस में भी होता है, पर यहाँ पे क्या सीन है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के साथ साथ इसमें एक और पोलर साइड भी मौजूद है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है, तो इसकी पोलरिटी इस वजह से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो न सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बल्कि इसमें डायपोल फोर्स भी पाई जाएगी, इस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होने की वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? कम होगी। द मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन ऑफ ए नॉन-पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन शो दैट कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डायमर के फॉर्म में मिलेगा। जो पीछे हमने 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर देखी, वो रिंग स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ नॉन-पोलर सॉल्वेंट में मिलेगी, नॉन-पोलर सॉल्वेंट्स में मिलेगी। किस में मिलेगी? नॉन-पोलर सॉल्वेंट्स में। अच्छा भाई, उसके बाद अब बॉइलिंग पॉइंट का फर्क देखें। मिथाइल अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट कितनी थी? 64.7, पुरानी बुक में थी, नए में नहीं है। और इथाइल अल्कोहल की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 70 है, इसकी कितनी है? 180। तो बॉइलिंग पॉइंट इनकी कंपैरेटिवली अल्कोहल से क्या है? ज्यादा है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट? क्यों? क्योंकि इसमें दो पोलर साइड है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ। आइए भाई मेल्टिंग पॉइंट की बात करें। भाई कह रहा कि मेल्टिंग पॉइंट का बिल्कुल इरेगुलर ट्रेंड है, कोई रेगुलरिटी नहीं है। तो हाँ, ये देखा गया है कि जो इवन कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, बद्धी अदद वाले, उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होती है। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड तो सिंपल है कि कार्बन बढ़ते गए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती गई, पर यहाँ पे ये है जो आपके इवन कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उनकी मेल्टिंग पॉइंट ऑड वालों से ज्यादा होगी, नेक्स्ट हायर और नेक्स्ट लोअर। देख लें जरा। अब मेल्टिंग पॉइंट कितनी है? -251 केल्विन, केल्विन में समझे। किसकी? कितने कार्बन है? 3। अब 4 वाले की कितनी है? 267। फिर 5 वाले की कितनी है? यानी ये देखिए इरेगुलर ट्रेंड हो गया कि 5 वाले की 3 वाले से भी कम, पर इवन नंबर वाले कार्बन को देखें, 4 कार्बन वाले की दोनों से ज्यादा, इस 8 से भी ज्यादा है, इस 8 से भी ज्यादा है। तो इरेगुलर ट्रेंड है, कोई रेगुलरिटी नहीं, पर देखा ये गया है कि इवन कार्बन वाला जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसकी जो नेक्स्ट लोअर, उससे पहले आने वाला 8 नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बाद आने वाला हेवियर जो 8 नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों से क्या होगी? ज्यादा, ठीक है, क्या होगी? ज्यादा। चले भाई इसको भी सेव करते हैं, क्योंकि सेव होता नहीं, पता नहीं क्यों। अब नेक्स्ट चीज क्या है? यूजेस की बात है। तो यूजेस की बात करें तो पहले दूसरे बुक्स के अपने बुक पे भी आते हैं, बहुत सारे यूजेस दिए हुए हैं। तो एसिटिक एसिड खुद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? ये CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये दो एसिटिक एसिड थे, एक से OH निकला, दूसरे से H निकला, तो दो एसिटिक एसिड मिलकर एसिटिक एनहाइड्राइड बनाएंगे।
ग्लेशियल एसिटिक एसिड यानी सॉलिडिफाइड एसिटिक एसिड और लेबोरेटरी रिएजेंट्स। लेबोरेटरी में किस काम आते हैं भाई ये एसिटिक एसिड जो है और एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एज अ एसिटाइलेटिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल आपने प्लास्टिक बनाना है, आपके पास इथाइन गैस है, आप पीवीए पॉली बनाना चाहते हैं, पीवीए पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉलीविनाइल, अब पॉलीविनाइल एसीटेट कैसे बनेगा? आपके पास इथाइन है, ठीक है, आपके पास इथाइन है, आप क्या करोगे इसकी एसिटाइलेशन करोगे, यानी ये ग्रुप इसमें क्या करोगे ऐड करोगे, ठीक है, ये ग्रुप। अब इसकी सोर्स क्या है? एसिटिक एसिड हो गया और उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया, एसिटाइल ग्रुप इसमें ऐड होगा। अगर आप इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, एक कार्बन पे क्या ऐड होगा? हाइड्रोजन, तो ये CH2 हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूट गया तो विनाइल, विनाइल के ऊपर क्या लग गया? एसिटाइल। इसको कहेंगे हम क्या? विनाइल एसीटेट, PVA पॉलीविनाइल एसीटेट। ये जो च्युइंगम खाते हैं, जो आप च्युइंगम ले आते हो, फिर सारा दिन चबाते हो, फिर घर जाके दरवाजे पे चिपका देते हो, फिर दूसरे दिन उठा के वहाँ से फिर शुरू हो जाते, पूरा दिन खाते हो, ठीक है, उसके बाद जायका बढ़ जाता है, मक्खियाँ शक्खियाँ बैठती हैं उस पर, ठीक है। तो वो जो च्युइंगम होता है, वो जो आप पूरा दिन चबाते हो, उसमें जो प्लास्टिक रबर टाइप मटेरियल है वो PVA पॉलीविनाइल एसीटेट, ठीक है। और इसमें से वो उसमें से क्या होता है? उसमें ये होता है कि ठीक है, ये जो प्लास्टिक है जो आप खा रहे हैं, ठीक है, खा रहे हैं, बल्कि इसके दो मकसद होते हैं। हैव यू एवर थॉट कि व्हाई वी यूज च्युइंगम? सिंधी में चीगम कहते हैं, चीगम कोई वर्ड होता नहीं, कहीं बाहर जाके कहें तो हंसेंगे। च्युइंगम जो है, च्युइंगम, सारा दिन आप भैंस की तरह, भैंस को देखे ना, सारा दिन ऐसे ही मुंह चलाते, कुछ नहीं होता अंदर, पर वो ऐसे ही मुंह चलाते, टी टी टी। तो आपने च्युइंगम क्यों खाया? नंबर 1 फॉर द टेस्ट, नंबर 2 फॉर फेशियल एक्सरसाइज। दोनों चीजें, पहले शुरू में च्युइंगम तो मीठा होता है, बाद में फीका होता है, फिर भी लगे होते हैं। तो ये फेस की जो मसल्स है उसको क्या करते हैं? स्ट्रेच करके और आपको जवान रखते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर आपको जल्दी बुढ़ा नहीं होना तो च्युइंगम खाते रहे। बिल्कुल, वो सर अली ब्रांच से मैंने कहा था कि भैया आप च्युइंगम खाया करें। सर ने खाया नहीं, सर ने क्या किया कि उसको गर्म करके उसके वेपर्स लिए, तो जैसे ऐसे किया ना तो वो बालों पे लगा, तो वो रिएक्शन उल्टा हो गया। तो उनकी जो मसल्स जो हैं, जो वो सर वाली जो है वो सीधी हो गई। तो भाई एज अ कोआगुलेंट लेटेक्स इन रबर इंडस्ट्री। अब ये क्या चीज़ है? कोआगुलेंट कहते हैं, जैसे अंडा है, अंडे में प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन, एक ग्लोबुलिन होती है और एक अल्ब्यूमिन होती है। ये प्रोटीन ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, तो अंडा लिक्विड स्टेट में होता है, जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो ये जो सॉलिडिफिकेशन होती है लिक्विड की ऑन हीटिंग, इसको कोआगुलेशन कहते हैं। तो ये लेटेक्स क्या कहते हैं? एक सॉल्यूशन को कहते हैं कि जो लेदर पे जो कलर होता है लेदर इंडस्ट्री में, उसकी सॉल्यूशन में जो है लेटेक्स बनाने के लिए, एमल्शन बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए, उस पर पेंट करने के लिए हम एसिटिक एसिड यूज करते हैं। इसका यूज ये है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या? इट इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल लेदर प्रोडक्शन। यही चीज है कि लेदर पे जो कलर करते हैं वो इसी को यूज करके करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स, पॉलीविनाइल एसीटेट अभी हमने बात की, रेयान फाइबर, और उसके बाद जो है सिल्क धागा इसी से ही बनता है, ठीक है। पॉलीविनाइल एसीटेट क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया, च्युइंगम बनाने के काम आता है। और एक पेंट के दो किस्म होते हैं जो रंग करते हैं ना घरों में। एक होता है आपका वाटर बेस्ड पेंट, दूसरा आता है आपका ऑयल बेस्ड पेंट। तो वाटर बेस्ड पेंट में जो बाइंडर होता है, बाइंडर यानी जो कलर को आपको दीवार के साथ चिपकाएगा। कलर तो भाई आप कोई भी आप कलर उठाने से दीवार पे सूखा लगा दे तो वो तो नहीं लगेगा, उसके लिए हमें एक सॉल्वेंट चाहिए और एक बाइंडर चाहिए। सॉल्वेंट क्या करेगा? उसको थिन करेगा ताकि उसमें स्प्रेडिंग प्रॉपर्टीज बढ़ाएगा, ताकि वो दीवार पे या किसी भी आर्टिकल पे जिसको आप कलर करें उस पर स्मूथली फैल जाए। बाइंडर्स को चिपकाएगा, बाइंड करेगा किसके साथ? उस आर्टिकल के साथ जिस पे आप कलर कर रहे हो, और उस कलर को उससे चिपकाएगा, ठीक है। तो एक थिन फिल्म बनती है, एक थिन लेयर बनता है। तो वहाँ पे जो वाटर बेस्ड पेंट है उसमें बाइंडर जो है PVA, उसमें टेफ्लॉन और भी मटेरियल हैं जो यूज हो सकते हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट वगैरह। उसके बाद क्या? लोकल इरिटेंट, ठीक है। मेडिसिन में ये लोकल इरिटेंट के तौर पे यूज होता है एज अ सॉल्वेंट फॉर फास्फोरस, सल्फर,
गम्स, रेजन्स ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, बाकी ये जो है आपके कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, P4S8 ये कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, तो इनको जो है स्टोर करने के लिए काम करते हैं इन लेबोरेटरी फॉर कैरिंग आउट रिएक्शंस। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पिकल्स, अचार बनाने के काम आता है विनीगर जो है। व्हाट इज विनीगर? विनीगर ये है कि आप एसिटिक एसिड की 8 to 9% एक्वा सॉल्यूशन, 8 to 9% एक्वा सॉल्यूशन जो उसको विनीगर कहते हैं। इसको हम घर में जो है यूज करते हैं एसिड रेगुलेशन के लिए, यानी एसिड रेगुलेशन का मतलब ये है कि पीएच मेंटेन करने के लिए, एसिडिटी वगैरह, या आप घर में कोई भी मीट, मटन, चिकन वगैरह लाते हैं तो उसको पहले इसमें भिगो के रखते हैं, तो एक्स्ट्रा जो ओवर फैट होती है वो इससे क्या होती है, साफ हो जाती है, आपका गोश्त जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, आफ्टर नेचरिंग एंड कलरिंग इट इज यूज्ड एज अ विनेगर, यानी इसको तैयार करने के बाद जब इसको क्या करेंगे कि हम जो है इसको फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटीज करेंगे तो ये एज अ विनेगर यानी फिर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिटाल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड यूज्ड फॉर एसिटाइलेशन। अब एसिटाल क्लोराइड क्या होता है, ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये एसिटाइल ग्रुप इसके साथ C है। अब क्लोरीन निकालेंगे तो बाकी बच गया एसिटाइल ग्रुप, तो ये किसी में भी एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा तो इसको एसिटाइलेटिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है भाई, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एसीटोन। अब हमने रिएक्शन पढ़ा था एसीटोन की पायरोलाइसिस से, सॉरी एसिटिक एसिड की पायरोलाइसिस से एसीटोन बनता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटालिस्ट यूज किया था हमने, अगर आपको याद है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, तो वो पायरोलाइज होके उसके बाद एसीटेट बनाते हैं, उसके बाद ईस्टर्स बनाते हैं। अब ईस्टर कैसे बनते हैं, नॉर्मली आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं, जैसे अल्कोहल से, तो आपको क्या मिलेगा, ईस्टर प्लस वाटर मिलेगा, ईस्टर प्लस वाटर मिलेगा। ये एक्स्ट्रा यूजेस हैं जो हमारे बुक से नहीं, हमारे बुक वाले यूजेस आते हैं, हमारे बुक वाले यूजेस जो है ना वो कंपाउंड जो बुक में नहीं है उनके यूजेस दिए हुए हैं। यूजेस ऑफ सम कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। पहले ये इस गुड्डे को देख लें, गुड्डा क्या कह रहा है कि ब्यूटारिक एसिड इज अ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स विद फार्मूला C3H7, ब्यूटारिक एसिड 4 कार्बन होंगे। इट इज अ फार्मूला कैरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज, मिल्क। इट इज रिस्पांसिबल फॉर डिस्टिंक्ट एरोमा एंड फ्लेवर ऑफ दीस प्रोडक्ट। कि ब्यूटारिक एसिड जो है चीज में, आप चीज बर्गर खाते हो, चीज ब्रेड खाते हो तो उसमें जो है एक स्पेशल फ्लेवर ऐड करते हैं, तो हम इसको यूज करते हैं ब्यूटारिक एसिड को। ठीक है, और उसके बाद सिट्रिक एसिड जो है, सिट्रिक एसिड आपको लेमन में मिलेगा। ठीक है, तो इट इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होता है कि अगर आप खाने में थोड़ा सा ये यूज कर लें तो खाना जल्दी खराब नहीं होगा, खाना जल्दी खराब नहीं होगा, ये प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, फ्लेवर एनहांसर कि आपको अगर खट्टा जायका पसंद है, आप खाने को थोड़ा सा खट्टा करना चाहते हैं तो आप फ्लेविंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं, या किसी और चीज में आप इसको यूज कर सकते हैं। एसिड रेगुलेटर, अब एसिडिटी और बेसिसिटी और सिंपली कहें कि पीएच को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मैलिक एसिड एप्पल में मिलता है, सेब में। ठीक है, अब ये जितनी भी चीजें हैं हम ये हमारे फ्रूट्स में मौजूद होते हैं। फ्रूट्स हम खाते हैं, हम कहते हैं कि तेजाब हम खा नहीं सकते, खा सकते हैं अगर वीक एसिड क्या हो, वीक। तो ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये वीक एसिड्स हैं। ये क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, कमजोर होते हैं, इस वजह से हमारे खाने का हिस्सा होता है। टोमेटो खट्टा होता है, जो भी चीज आपको, जो भी फ्रूट आपको खाने में खट्टा लगता है उसमें तेजाब एसिड होता है। ठीक है, तो मैलिक एसिड एप्पल जो कच्चा होता है वो थोड़ा खट्टा होता है, जितना वो पका हुआ होगा उतना वो क्या होता है, मीठा होता है। तो उसका खट्टापन जो है वो उसके ग्रीन कलर पे डिपेंड करता है कि जितना वो अनराइप होगा। तो इट इज यूज्ड एज अ फूड एडिटिव, इसको एज अ फूड एडिटिव यूज करते हैं, कंट्रोल पीएच एजेंट। तो एसिड रेगुलेटरी, पीएच कंट्रोल सेम बात है। टार्टरिक एसिड जो है वो जो इनो बुलबुले आती है, इनो, आप कहीं भाई बाहर गए हैं शादी पे, ठीक है, माल भराया था, पेट अपना था, खा 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 के 2-4 इंच पेट बढ़ा लिया। ठीक है, उसके बाद जो अंदर देख के मसाले थे वो अंदर उबल रहे हैं, अंदर से आवाजें आ रही है जो और कोई नहीं सुन रहा पर आपको आ रही है। ठीक है, और कोई नहीं सुन रहा, ठीक है, पर आपको आ रही है। हाँ, औरों को जो है वो थोड़ी देर के बाद वैसे ऐसे करते कि क्या हो। तो अगर आप एसिडिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम इनो मिलता है मार्केट में, शाशे भी मिलता है और बड़ा भी मिलता है। तो इनो क्या करता है कि हाइपर एसिडिटी को, जो मसालेदार खाने आपने खाए हैं उससे आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो इनो बुलबुले में ये जो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड होता है, सोडियम साल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड,
वो क्या करता है कि पीएच को इंक्रीज करेगा, यानी एसिडिटी को कम करेगा। तो टार्टरिक एसिड कॉमनली यूज्ड इन फूड एंड बेवरेजेस। जितनी भी ये जो आपकी सोडा टाइप ड्रिंक्स होती हैं उसमें ये एसिड्स डाले जाते हैं। उसके बाद एसिटिक एसिड यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव एंड एज अ रॉ मटेरियल फॉर वेरियस केमिकल्स। तो इसको भी हम फूड प्रिजर्वेटिव को यूज करते हैं, इसको भी सेव करते हैं। आगे क्या चीज है भाई, सैलिसाइलिक एसिड। भाई सैलिसाइलिक एसिड ये होता है, देखो दिस इज व्हाट सैलिसाइलिक एसिड, बेंजोइक एसिड इधर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ, दिस इज व्हाट सैलिसाइलिक एसिड। तो सैलिसाइलिक एसिड इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो अगर आपको स्किन केयर प्रोडक्ट्स स्किन की केयर के लिए चाहिए तो फिर आप सैलिसाइलिक एसिड डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, पर उसमें इनडायरेक्टली यूज होता है। उसके बाद इन द प्रोडक्शन ऑफ एस्पिरिन टैबलेट्स, पुरानी टैबलेट है सर दर्द की, अगर आपके मत्थे में चक्कर आ रहे हैं तो फिर आप जो है एस्पिरिन टैबलेट पेन किलर है वो ले सकते हैं। बेंजोइक एसिड बेंजीन पे लगा हुआ है, इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइस, रंग बनाने के काम आता है, परफ्यूम्स बनाने के और प्लास्टिक्स बनाने के काम आता है। एसिटामाइड के एसिटाइल ग्रुप के साथ अमीनो ग्रुप, इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग सिंथेसिस, दवाइयों में काम आता है, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड वही कि दो एसिटिक एसिड से एक पानी का मॉलिक्यूल निकल जाए। एसिटिक एनहाइड्राइड इज यूज्ड इन मेकिंग सेल्यूलोज एसीटेट, मेकिंग मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, कलर बनाने के, और सेल्यूलोज एसीटेट। ये एक धागा आता है उसको हम कहते हैं रेयान फाइबर। फाइबर मींस धागा है, उससे कपड़ा बनता है। जितने भी कॉटन क्लॉथ्स हैं, कॉटन क्लॉथ्स को कहते हैं रेयान फाइबर। कॉटन में 95% सेल्यूलोज होता है, 95% सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज अगर आप कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें ग्लूकोज की पायरेनोज रिंग जो है वो पॉलीमराइज होती है, ठीक है। तो उस पायरेनोज रिंग में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है 1,4, जिसके थ्रू जो है आपका पॉलीमराइजेशन होती है। उस पे डिफरेंट कार्बन्स पे OH ग्रुप होती है। वहाँ OH ग्रुप पे क्या आएगा कि OH वाला जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा, या OH रिप्लेस होगा, वहाँ पे एसिटाइल ग्रुप आएगा। क्या आएगा, यानी अगर हम सिंपल देखेंगे ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज में ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। इधर OH होगा, इधर OH होगा, और इधर थर्ड का OH अप होगा क्योंकि वो लेफ्ट पे होता है, ठीक है। इधर CH2OH। अब ये जो OH है, ठीक है, ये OH अगर हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड है, ये कौन सी बात कर रहा है, किसकी, एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3। अब जैसे ये OH जो है इसके साथ मिल जाए, ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड। ये कौन सा ग्रुप बचा, एसिटाइल, एसिटाइल ग्रुप इधर आ जाएगा। इसको हम कहेंगे सेल्यूलोज एसीटेट। क्या कहेंगे, यानी एसिटाइलेशन होगी किसकी, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज एसीटेट एक धागा होता है जिससे कॉटन का कपड़ा बनता है, जो प्योर कॉटन का जो कपड़ा होगा उससे बहुत अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है, लाइट वेट होता है, इजी टू आयरन होता है, ठीक है, जल्दी उसकी इस्त्री हो जाती है। अब जो कॉटन का कपड़ा होता है उसकी क्वालिटी जो है उसके वेट पे डिपेंड करती है कि जितना हल्का होगा उतना महंगा होगा, और दूसरा कि वो इजीली जो है वो आयरन हो जाए, उसकी इस्त्री जो है वो जल्दी हो जाए, उस पे उसका रेट डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो अच्छी क्वालिटी का जो कपड़ा होगा वो आपका ये एक सेल्यूलोज एसीटेट होता है, फिर नाइट्रोसेल्यूलोज बनता है, नाइट्रेशन होती है, नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे एसीटेट की जगह पे। तो ये कुछ इसके इंट्रोडक्शन से इसको सेव करते हैं। अब आगे क्या है, स्ट्रक्चर होगी इसकी। अच्छा, ये एक और भी दिया हुआ है, ये जो नॉमेनक्लेचर में हम कॉमन नेम यूज कर रहे थे तो वो कहाँ से आते हैं, कि फार्मिक एसिड जो है, फार्मिक एसिड लैटिन फार्मिका से लिया गया। फार्मिका का मतलब है एंट। तो पुराने दौर में वो जो एंट होती है, मकोड़ी होती है, मकोड़ियाँ मिला के उसकी ड्राई डिस्टिलेशन करते थे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल करते थे, उसकी डिस्टिलेशन से फिर फार्मिक एसिड बनता था। इस वजह से, क्योंकि वो मकोड़ी से मिलता था, इस वजह से इसको फार्मिक एसिड। एसिटिक एसिड विनीगर में मिलता है, लैटिन वर्ड एसिटम, ठीक है। विनीगर प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव फ्लेवरिंग एजेंट, ये वो एसिटिक एसिड का। प्रोपानिक एसिड आपको मिलेगा मिल्क में, बटर में, काम मिलेगा भाई मिल्क में, बटर में, चीज में। ग्रीक प्रोटास मींस फर्स्ट, पाइन मींस फैट, के फैट के अंदर मिलेगा। एनिमल फीड एडिटिव वगैरह वगैरह। ब्यूटारिक एसिड आपको लैटिन बटर, ब्यूटारम वर्ड है, बटर से मिलेगा, फ्लेवरिंग एजेंट है ये भी।
वैलरिक एसिड जो है वेलेरियन रूट, तो वेलर मींस टू बी स्ट्रांग, लैटिन का वर्ड है। और ये आपको जो है किसके मिलेगा, मैन्युफैक्चर ऑफ वेलरेट ईस्टर्स यूज्ड इन परफ्यूम्स। अब वेलरेट यानी पेंटोनिक एसिड, पेंटोनिक एसिड को अगर आप किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे जैसे इथाइल अल्कोहल से, तो आपको मिलेगा क्या, आपको एक ईस्टर मिलेगा, वो परफ्यूम्स में यूज करते हैं। कैप्रोइक एसिड आपको, कैपर मींस है गोट, बकरी के दूध में मिलेगा। के प्लास्टिसाइजर और फार्मर। प्लास्टिसाइजर क्या होता है, प्लास्टिसाइजर देखिए, प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक जब बनता है तो उसमें दो चीजें ऐड होती हैं, वन इज द प्लास्टिसाइजर, अदर इज द फिलर। एक प्लास्टिसाइजर होता है, दूसरा फिलर होता है। फिलर नॉर्मली सा डस्ट, वो जो लकड़ी का बुरा होता है, कभी आप लकड़ी वाली फैक्ट्री में या आरा मशीन पे गए या घर में काम कभी हुआ है, तो घर में जब भी लकड़ी का काम होता है, वो छोटा 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 बुरा जो है लकड़ी का पूरे घर में फैल जाता है। वो बुरा जो है सा डस्ट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, सा डस्ट, सा डस्ट। ये जो सा डस्ट है ये एज अ फिलर यूज होती है, और फिलर का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दूसरा जो आपका ईस्टर है इथाइल एसीटेट, वो, और ये इसकी बात करें किसकी, कैप्रोइक एसिड की। कैप्रोइक एसिड कौन है, हेक्सेनोइक एसिड। ये एज अ प्लास्टिसाइजर यूज होती है। प्लास्टिसाइजर का काम होता है कि प्लास्टिक की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करना। अच्छा प्लास्टिक वो होता है जब आप उस पर फोर्स यूज करें तो वो मुड़ जाए, अब वो टूटे ना, मुड़ने के जाहिर है अगर खराब क्वालिटी का प्लास्टिक होगा, उसमें प्लास्टिसाइजर यूज नहीं किया होगा, ठीक है, उसमें अगर प्लास्टिसाइजर यूज नहीं किया होगा, तो जैसे ही आप जोर लगाएंगे, अगर आपकी अप्लाइड फोर्स उसकी कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है तो वो टूट जाएगा, पर अगर अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है तो वो मुड़ जाएगा। अब मुड़ने के बाद वो टूटे ना, फिलर काम आएगा। प्लास्टिसाइजर ने उसकी इलास्टिसिटी को इंप्रूव किया, यानी उसको मोड़ सकते हो आप, मोड़ने के बाद वो टूटे ना, ये किसका काम होगा, फिलर का। तो फिलर मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है कि आपकी फोर्स को विथस्टैंड करे, वो टूटे ना। प्लास्टिसाइजर प्लास्टिक की क्या करता है, इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है। एक ने उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को मजबूत कर दिया, दूसरे ने उसको इलास्टिक बना दिया कि आप कहीं पे भी मोड़ सकते हैं। तो जब भी आप कोई प्लास्टिक का पाइप वगैरह लेते हैं, तो जितना वो सॉफ्ट होगा उतना लॉन्ग लास्टिंग होता है, उतना जल्दी चलेगा। जितना वो हार्ड होगा उतना वो क्या होता है कि जल्दी जो है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो ब्रिटल ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये इसके यूजेस थे, इसको हमने डिस्कस कर लिया। तो अभी हम आते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर में बुक में ऐसी कोई खास बात नहीं लिखी, पर हम ऐसा करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बनाने से पहले बुक की लैंग्वेज को देख लें कि क्या चीज़ है। कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिलिक एसिड इज एक्सप्लेन्ड बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ऑलरेडी पढ़ा, और ये ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को देखें कि ये सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, और इसके पास लोन पेयर कितने, 2। इसके पास एक्टिव सेट कितने होंगे, 2 और 2 4। तो ये ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर ये अल्काइल ग्रुप है तो ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। और ये इस ऑक्सीजन की क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कौन बताएगा, sp2 sp2 ये ऑक्सीजन हाइब्रिडाइज नहीं होगा, हमने कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ा था। हाइब्रिडाइज वो होता है जो एटम बीच में आए, उसके बाहर कोई और एटम हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन साइड पे है, ये हाइब्रिडाइज नहीं होगा। और ये आपका ऑक्सीजन जो है बीच में है, क्योंकि इसके एक साइड पे कार्बन, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीजन हाइब्रिडाइज होगा। इस ऑक्सीजन के बाहर कोई नहीं, इसके पास सिर्फ क्या है, एक एटम है, तो ये सेंट्रल एटम नहीं है। हाइब्रिडाइज हमेशा सेंट्रल एटम होता है, जो दरमियान में हो, पॉलीवैलेंट एटम हो, बीच में हो, उसके बाहर दूसरे एटम्स हो, तो ये ऑक्सीजन हाइब्रिडाइज नहीं होगा। तो ये अपनी py और pz ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज करेगा। इसके पास कौन सी चीज है, sp2। इसके पास कौन सी ऑर्बिटल है, sp3। इसके पास कौन सी है, s। अब बताएं ये कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे बनेगा, sp3 कार्बन ये है, sp2 कार्बन ये है, sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बनेगा। और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैसे बनेगा, sp2 sp3 से। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, sp3 और s, ठीक है। तो यही चीज है, इसमें और कोई बात नहीं।
इसको एक बार फिर देख लेते हैं। व्हाइट बोर्ड पे है, ये देखें भाई, मान लें कि हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप के साथ ये ग्रुप, इस ग्रुप के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, इस ग्रुप के साथ ये अल्काइल ग्रुप ऐसे मिथाइल। तो हाइब्रिडाइजेशन असाइन करने के लिए हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? 4। ये क्या होगा? sp3। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? 3। क्या होगा? sp2 होगा, ये अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। और इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड पेयर, इसका स्टेरिक नंबर जितना नंबर होगा उतनी हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ये क्या होगा? अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो भाई इसको देख के बताएं कि अल्काइल वाला कार्बन और ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसका बॉन्ड कैसे बना? वो ये वाला बॉन्ड कैसे बना? ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp3 और ये कार्बन कौन सी ओवरलैपिंग होगी? लीनियर, ठीक है। चलिए दूसरे बॉन्ड की बात करते हैं, R C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। ये बॉन्ड कैसे बनेगा? दूसरा, ये कार्बन sp2, ये ऑक्सीजन sp3। अब बताइए तीसरा बॉन्ड कैसे बनेगा? R C डबल बॉन्ड OH। तो तीसरा बॉन्ड ये है, ये कैसे बनेगा भाई? ये sp3s, ठीक है, इस तरह से बनेगा। अगर आपका एरोमेटिक एसिड है, अगर आपका एरोमेटिक एसिड है, तो वी नो दैट एवरी कार्बन इज sp2। अब ये वाला पोर्शन तो वही होगा जैसे इसमें है, ठीक है। ये बॉन्ड कैसे बनेगा? ये वाला बॉन्ड, ये sp2 कार्बन, ये भी sp2 कार्बन, ठीक है। तो ये चीज बस समझने की थी कि ये बॉन्ड कैसे बनेंगे। चलिए भैया इसको देख कर लिया हमने, आते हैं आगे। अब ये चीज क्या है? एसिडिटी ऑफ कार्बोनिलिक एसिड। अब अगर एसिड होता क्या है? अगर पुरानी दौर की बात करें तो एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड इज अ सब्सटेंस which have sour taste. Acid is a substance which turn blue litmus red. Acid is a substance which evolve carbon dioxide gas will react with metallic carbonates and bicarbonates. Metallic carbonates and bicarbonate, यानी सोडियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करे? रिलीज करे। अच्छा, एसिड इज अ सब्सटेंस which release hydrogen gas when react with active metals. एसिड वो होता है, ठीक है, जिसको अगर हम किसी एक्टिव मेटल से रिएक्ट कराएं तो वो हाइड्रोजन गैस को क्या करे? रिलीज करे, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसके डिफरेंट जो है एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक है। चलिए एसिड, अब अगर एसिड जो है क्या? एसिड इज अ सब्सटेंस, अगर केमिकल उसकी स्ट्रक्चर की बात करें, एसिड इज एनी सब्सटेंस व्हिच टेंड टू डोनेट प्रोटॉन, जो हाइड्रोजन आयन दे, प्रोटॉन दे, हाइड्रोजन आयन दे। द एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। पॉजिटिव हाइड्रोजन जो होता है, जो पॉजिटिव आयन है, उसको क्या करता है? डोनेट करता है। उसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। एसिड जो है ऐसा कोई भी सब्सटेंस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या चीज है? कार्बोक्सिलिक एसिड में OH बॉन्ड जो है वो पोलर है, तो व्हेन वी पुट इट इनटू वाटर, तो ये आयनाइजेबल हाइड्रोजन है इसके पास, तो क्या होगा कि ये आयनाइजेबल हाइड्रोजन यहाँ से टूट जाएगा, तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलेट ग्रुप प्लस एक हाइड्रोजन आयन। तो अब हाइड्रोजन आयन जिसने दिया है, तो ये क्या होगा? एसिड। एसिड क्या होता है? एसिड प्रोटॉन डोनर, एसिड प्रोटॉन डोनर। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो जल्दी और ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन दे। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो जल्दी और मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन दे, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर आप मिनरल एसिड्स सच एज HCl को देखते हैं, सच एज सल्फ्यूरिक एसिड को देखते हैं, सच एज नाइट्रिक एसिड को देखते हैं, सच एज HI को देखते हैं, तो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड्स। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एसिड तलाश करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं दे आर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड्स। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में
आप स्ट्रांग एसिड ढूंढते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वीक एसिड ढूंढते हैं तो वो आपके अल्कोहल हैं, फिनोल है, ठीक है, उसके बाद इथाइन है, एसिटाइलिन्स हैं, ठीक है, जो टर्मिनल एसिटाइलिन्स होते हैं वो हैं, तो ये वीक एसिड्स हैं, ठीक है। पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रांग एसिड्स हैं, बट ओवरऑल ये वीक होते हैं। ओवरऑल क्या होते हैं? वीक। देखिए एसिडिटी जो है वो पीके वैल्यू पे डिपेंड करती है। एसिटिक एसिड का पीके कितना है? 5। फिनोल का पीके कितना है? 10, ठीक है। और उसके बाद अल्कोहल का कितना है? 16। वाटर का कितना है? HCl का मैं आपको बता दूं, HCl का पीके वैल्यू है 10 टू पावर -7। इज देयर एनी कंपैरिजन? यानी प्लस 7 एक और 5 दूसरे, यानी HCl जो है 10 टू पावर 12 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन किसी भी एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड से, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, 10 टू पावर 12 टाइम्स। अच्छा, यही कंपैरिजन अगर आप फिनोल और अल्कोहल की करना, सॉरी, या कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल की करना चाहें तो डिफरेंस कितने पावर का? 11 का। 11 है? 16, हाँ 11 का। तो ये जो आपका एसिटिक एसिड है ये 10 टू पावर 11 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन किसके है? इथाइल अल्कोहल। तो मिनरल एसिड, इनको कहते हैं मिनरल एसिड यानी इनऑर्गेनिक एसिड। ये एसिड्स वेरी स्ट्रांग होते हैं और हाईली कोरोसिव होते हैं। स्किन से अगर कांटेक्ट में आए तो स्किन गल सड़ जाएगी। वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी इरिटेटिव होता है पर इतना नुकसानदेह नहीं है जितने ये मिनरल एसिड होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड स्किन पे लगाया जाए और आपका नाइट्रिक एसिड लगाया जाए या फिर एसिटिक एसिड लगा जाए तो कम से कम नुकसान कौन देगा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वेरी स्ट्रांग है पर एज अ होल वीक एसिड। कैटेगरी किसमें आएगा? वीक एसिड में, ठीक है। तो एसिड स्ट्रांग कौन होगा? ये ऑलरेडी हमने फिनोल में डिस्कस किया था, दोबारा करते हैं। तो पहले इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं, बुक वाले को, फिर अपनी पे चलते हैं कांसेप्ट पे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंसीडरेबली स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स, ठीक है, फिनोल्स एंड वाटर। तो अल्कोहल, फिनोल, वाटर सबसे, फिनोल से भी स्ट्रांग है, अल्कोहल से भी, वाटर से भी। हाउएवर दे आर वीकर एसिड्स एज कंपेयर्ड टू द मिनरल एसिड। मिनरल एसिड ये आपके HCl, नाइट्रिक एसिड जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनसे बहुत ज्यादा वीक होते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, कि जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या देंगे? हाइड्रोजन आयन देंगे। इसी वजह से इसको हम एसिड कहते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट बन गया। द डिसोसिएशन occurs because carbon atom of the carboxylic acid electron withdrawing group which leads to the weakening of hydrogen oxygen bond. Consequently carboxyl group is able to lose a proton. चलिए ये एक रीजन लिखा हुआ है कि ये क्यों हाइड्रोजन दे रहा है, एसिड है इस वजह से हाइड्रोजन दे रहा है, ठीक है। तो स्ट्रांग एसिड कौन होगा हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे, कांसेप्ट भी आएगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, फिर भी एक बार करते हैं। स्ट्रांग एसिड कौन होगा? स्ट्रांग एसिड वो होगा जिसका क्या हो? हाई, हाई जो है K हो। व्हाट इज K? K is a dissociation constant of an acid. Dissociation constant of an acid. For the same reason base का Kb होगा, dissociation constant of a base, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए कि लो pK होना चाहिए, pK लो होना चाहिए क्योंकि pK is equal to minus log K, pK is equal to minus log K, तो इसका माइनस वैल्यू जो है छोटा पड़ जाएगा, तो pK जो है वो लो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जरा, pK लो किसका है? एसिटिक एसिड का, तो वो स्ट्रांग किससे? इन सबसे। pK इसका कितना है? -7, तो HCl जो सबसे क्या है? स्ट्रांग है। तो जितना pK कम होगा उसके बाद स्ट्रांग एसिड की क्या होनी चाहिए? लो pH होनी चाहिए। pH इनकी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। अब देखिए pH कहाँ से रेंज करती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। अब ये जो है आपकी न्यूट्रल पॉइंट है, ये क्या चीज है? न्यूट्रल पॉइंट। तो अगर न्यूट्रल से आप इधर जाते हैं तो बेस स्ट्रांग होगा। क्या होगा? बेस, यानी pH बढ़ती जाएगी, बेस स्ट्रांग होता जाएगा। pH कम होती जाएगी, 7 to 0, एसिड स्ट्रांग होगा। एसिड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। यानी होना क्या चाहिए कि जितनी pH कम होगी, जितनी pH कम होगी, ठीक है, कम होगी तो फिर क्या होगा? उसके बाद क्या चीज है
लोअर पीएच, उसके बाद क्या होगा भाई कि हाईली स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड बेस। अब क्या होता है कि जब ये एसिड है, मान लीजिए हम एसिडिक एसिड की बात करते हैं, हमने इसको आयनाइज किया, हमें मिला कार्बोक्सिलेट आयन, उसके बाद मिला हाइड्रोजन, ठीक है। अब एसिड बेस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अगर एसिड प्रोटॉन डोनर है तो बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, एसिड प्रोटॉन डोनर, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो इससे क्योंकि हाइड्रोजन निकल चुका है तो वापस ये ले सकता है, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड बेस। अब ये बेस जो है, ठीक है, ये आपका एसिड है, इसने हाइड्रोजन देके अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो की, इससे बना नेगेटिव एनाइन, उसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। अब जितना ये कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल होगा, जितना ये कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल होगा, तो इसको प्रोटॉन वापस लेने की एबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और जितना ये अनस्टेबल होगा यानी रिएक्टिव ज्यादा होगा, रिएक्टिव होगा तो और कुछ नहीं है, सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन है, इसके साथ वापस कंबाइन होंगे, इसकी क्या करेगा, इधर लाएगा। तो ये जो के वैल्यू है, के वैल्यू कैसे निकलता है कि जैसे ये आयनाइज हुआ है ना, तो के इज इक्वल टू होता है आयनिक प्रोडक्ट, यानी आप CH3 COO माइनस, उसके बाद जो है आपका हाइड्रोजन आयन डिवाइडेड बाय न्यूट्रल एसिड, कि हमने कितने जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल डिसॉल्व किए थे और कितने आयनाइज हुए, इस रेशियो को हम के कहते हैं। तो जितना डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगी उतना एसिड स्ट्रांग, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है कि कॉन्जुगेटेड बेस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, सॉरी कॉन्जुगेटेड बेस जो है वो स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल होगा, ठीक है, तो ये वापस प्रोटॉन नहीं ले सकेगा और ये आयनाइज फॉर्म ही ज्यादा रहेगा। जब ये आयनाइज फॉर्म में ज्यादा रहेगा तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे या ये ज्यादा होगा, डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड। और जितना डिसोसिएट ज्यादा होगा के का वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो जिसका कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल होगा, जिसका कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसका हाईली स्टेबल, या आप इसको कह सकते हैं कि वीक कॉन्जुगेटेड बेस होना चाहिए, वीक कॉन्जुगेटेड बेस। कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेटेड बेस होता है वो वीक होता है और वीक एसिड का जो कॉन्जुगेटेड बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्या चीज है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स एट अल्फा कार्बन, कि इसका जो अल्फा कार्बन है इस पे जितने हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगाएंगे, ये उसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। कैसे भाई, ये देखिए आपके पास सिंपल एसिटिक एसिड है, यानी ये कॉन्जुगेटेड बेस है। उसके बाद हमने क्या किया कि क्लोरीन लगाया, ये कॉन्जुगेटेड बेस है। उसके बाद हमने फ्लोरीन लगाया, ये कॉन्जुगेटेड बेस है। उसके बाद हमने नाइट्रो ग्रुप लगाया, ये कॉन्जुगेटेड बेस है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि 2 क्लोरीन लगाए, COO माइनस। उसके बाद हमने क्या किया कि 3 क्लोरीन लगाए, COO माइनस। उसके बाद हमने क्या किया कि फार्मिक एसिड, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, एसिडिक स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू प्रोपाइनिक एसिड। यानी जितने आप कार्बन बढ़ाओगे तो एसिडिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है जो इसकी नेगेटिव चार्ज को क्या करे, डिक्रीज करे। यहाँ पे देखिए क्लोरीन एटम क्या करेगा, इसकी नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगी। इसको डिक्रीज कौन करेगा, डिक्रीज बाय क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जितना नेगेटिव चार्ज कम होगी, जितना नेगेटिव चार्ज, तो ये स्टेबल होना चाहिए कि रिएक्टिव होना चाहिए। तो जितना ये स्टेबल होगा उतना एसिड को क्या करेगा, स्ट्रांग करेगा। एसिड को क्या करेगा, तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये वाला,
और इस कंपाउंड में ये वाला। अब क्लोरीन का विज़ाइम पावर ज्यादा होगा कि फ्लोरीन का? तो फ्लोरीनेटेड जो एसिड होगा इससे ज्यादा स्ट्रांग होगा। नाइट्रो ग्रुप का इन दोनों से ज्यादा होता है क्योंकि इसमें 3 एटम्स लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं। नाइट्रो ग्रुप है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो ये इससे ज्यादा स्ट्रांग होगा। यानी और अगर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं तो 1 क्लोरीन वाले से ज्यादा होगा, 3 क्लोरीन लगे हुए हैं तो वो 2 वाले से क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगाएंगे उतना एसिड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो इसी को कल हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। चलें, बाकी इसकी कंपैरिजन कुछ कल कर लेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन और रिएक्शन वगैरह भी कर लेंगे।